अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एफएससी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की नई मार्किंग स्कीम जो कि 2026 के फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में तमाम पंजाब के बोर्ड्स में इम्प्लीमेंट की जा रही है, उसका हम इंट्रोडक्शन शेयर करने जा रहे हैं। होपफुली कि ये वीडियो लेक्चर तमाम टीचर्स और तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई मुफीद होगा और बहुत सी इंफॉर्मेशंस इसमें आप लोगों को क्लियर होंगी। पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स जो कि 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स जो है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक गाइडलाइन है, एक रोड मैप है कि किस तरह से आप लोग केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स 30 आउट ऑफ 30 जो है वो ले सकते हैं। और उसके लिए आप लोगों को पेपर सॉल्व कैसे करना होगा, तो तमाम तर गाइडलाइंस जो है इस वीडियो लेक्चर में मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एक सैम्पल पेपर है मेरे पास जो कि पास्ट पेपर है केमिस्ट्री का, आप लोग देख रहे हैं। इसमें हेडिंग चल रही है 12th फर्स्ट एनुअल 2024 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, कि ये 2024 में आया हुआ एक केमिस्ट्री का पास्ट पेपर है। और इस पास्ट पेपर को मैंने रिलेट किया है नए पेपर के साथ। पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ये आप लोगों का एक नोट लिखा हुआ है जिसमें आपने फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जो भी बातें आप लोगों ने डिटेल में लिखनी है, जिनके मार्क्स आप लोगों को बोर्ड में मिलेंगे, वो मैं यहाँ पे डिटेल से शेयर करूँगा। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये साल्ट एनालिसिस का है। इसके प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में भी 10 मार्क्स होते थे, इस दफ़ा भी 10 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये टाइट्रेशन का होता था, इस दफ़ा भी टाइट्रेशन का ही है। इसके 10 मार्क्स थे और इस दफ़ा भी 10 मार्क्स ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज है, ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का जो है वो क्वेश्चन होता है। पहले इसके 5 मार्क्स हुआ करते थे और इस दफ़ा इसके 4 मार्क्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वाइवा के 3 मार्क्स होते थे, इस दफ़ा भी 3 मार्क्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिकल नोटबुक का है, इसके पहले 2 मार्क्स होते थे, जबकि इस दफ़ा एग्ज़ाम के अंदर इसके 3 मार्क्स जो हैं वो रखे गए हैं। तो चलते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन की तरफ कि आप लोगों को जो ये पेपर है इसमें किस तरह से डिवीजन की गई है। तो स्टूडेंट्स, एक तो ये है कि लैब के अंदर जो सब एग्जामिनर होगा, इंटरनल एग्जामिनर उसे हम कहते हैं, वो उसके हाथ में कितने मार्क्स हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन का पार्ट चेक कर सकता है, और बोर्ड मार्किंग में कौन कौन से क्वेश्चन का पोर्शन जो वो चेक होना है, और फिर टोटल मार्क्स किस तरह से 30 बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो साल्ट एनालिसिस का है। तो साल्ट एनालिसिस के लिए आप लोगों ने जो भी कंप्लीट स्कीम जो है वो लिखनी है, वो बोर्ड के अंदर सेंट्रल मार्किंग में जाके चेक होगी और उसके 7 मार्क्स हैं। जबकि लैब एग्जामिनर जो है उसके हाथ में सिर्फ 3 मार्क्स हैं और वो इसकी करेक्ट परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की परफॉर्मेंस चेक करते हुए लैब एग्जामिनर जो है वो आपको 3 मार्क्स अलॉट करेगा। तो 7 और 3 मिलके जो है वो 10 मार्क्स हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। इसी तरह से स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी टाइट्रेशन का है। अगेन फर्स्ट 20 मिनट में जो आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है वो और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है इसके अगेंस्ट 7 मार्क्स हैं, और ये 7 मार्क्स भी बोर्ड के अंदर जो है सेंट्रल मार्किंग में एक्सटर्नल एग्जामिनर चेक करेगा। जबकि इंटरनल एग्जामिनर के हाथ में इस क्वेश्चन के सिर्फ 3 मार्क्स हैं, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए करेक्ट हैंडलिंग, यूज ऑफ ऑपरेटर्स और आपने जो रिजल्ट निकाला है उसके अकॉर्डिंगली वो आपको 3 मार्क्स जो है वो अलॉट कर सकता है। सो ये 3 मार्क्स अगेन इंटरनल एग्जामिनर के हाथ में है क्वेश्चन नंबर 2 के अगेंस्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने फर्स्ट 20 मिनट में प्रोसीजर वगैरह लिखा हुआ था, इसके 2 मार्क्स हैं और ये भी बिल्कुल पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह सेंट्रल मार्किंग यानी एक्सटर्नल एग्जामिनर बोर्ड के अंदर जाके ये पार्ट चेक होगा और इसके 2 मार्क्स होंगे। और जो लैब एग्जामिनर है इंटरनल एग्जामिनर, उसके हाथ में इसके अगेंस्ट 2 मार्क्स हैं जो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस के हैं। तो अब आप देखें कि जो बोर्ड की मार्किंग का पोर्शन था वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। 7 मार्क्स जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से हैं, 7 मार्क्स जो क्वेश्चन नंबर 2 से हैं और 2 मार्क्स जो क्वेश्चन नंबर 3 से हैं। सो ये 16 मार्क्स हैं टोटल जो कि आपको बोर्ड के अंदर सेंट्रल मार्किंग से ये 16 मार्क्स जो आपको अलॉट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नोटबुक है, नोटबुक के मार्क्स जो हैं वो 3 मार्क्स है, ये लैब एग्जामिनर ही मार्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वाइवा का क्वेश्चन है और वाइवा के अगेंस्ट भी 3 मार्क्स हैं और ये भी लैब एग्जामिनर जो है ये आपको अलॉट करेगा। तो लैब एग्जामिनर जो है 3 + 3 6 + 2 8 मीन 3 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 के, 3 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 के 6 हो गए और 2 क्वेश्चन नंबर 3 के 8 हो गए और 3 और 3 जो है वाइवा और कॉपी के, तो ये 14 मार्क्स हो गए। जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आपको ये गाइडलाइन में यहाँ पे देने जा रहा हूँ कि फर्स्ट 20 मिनट्स में स्टूडेंट ने कौन कौन से क्वेश्चन का प्रोसीजर और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो वो लिखनी है ताकि बोर्ड के अंदर भी और लैब एग्जामिनर की असेसमेंट में भी वो फुल मार्क्स जो है वो ले सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 साल ये जो वॉलिबिलिटी एनालिसिस ये टाइट्रेशन का है, इसमें स्टूडेंट ने लिखना होगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन और इसके हाफ मार्क्स हैं। इंडिकेटर और एंड पॉइंट जो है इन दोनों के अगेंस्ट हाफ मार्क्स हैं। फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और मोल रेशो है, इनके भी हाफ मार्क्स हैं। प्रोसीजर का 1 मार्क होगा और सपोज्ड कैलकुलेशंस जो है इनके 1.5 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसके टोटल मार्क्स 5 बनते हैं। और ये सेंट्रल मार्किंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि ये सेंट्रल मार्किंग होगी और लैब एग्जामिनर इसको मार्क नहीं करेगा, बोर्ड के अंदर जाके इसकी मार्किंग होगी। नोट में मैंने नीचे लिख भी दिया है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनर विल नॉट मार्क दिस पोर्शन इन द लेबोरेटरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ये भी फर्स्ट 20 मिनट का ही पोर्शन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि बच्चों क्रिस्टलाइजेशन के 2 प्रैक्टिकल है आप लोगों के सिलेबस में। एक सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलाइजेशन है बाय पासिंग HCl गैस, दूसरा जो है वो बेंजोइक एसिड की है। इस तरह से क्रोमेटोग्राफी वाले 2 एक्सपेरिमेंट हैं और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वाला एक्सपेरिमेंट है, एलिमेंट डिटेक्शन वाला एक्सपेरिमेंट है। 3 फंक्शनल ग्रुप हैं जिसकी आप लोगों के लिए डिटेक्शन का जो है वो क्वेश्चन इसमें से आ सकता है और 4 प्रेपरेशंस हैं, 4 एक्सपेरिमेंट प्रेपरेशंस के हैं। तो मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 3 इन्हीं में से आप लोगों को आएगा। और जब ये क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा तो फर्स्ट 20 मिनट में आपने क्या लिखना होगा, तो स्टूडेंट विल हैव टू राइट मटेरियल रिक्वायर्ड, कि मटेरियल क्या चाहिए और उसके साथ प्रोसीजर आपने लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट सा प्रोसीजर। और केमिकल इक्वेशंस एंड कैलकुलेशंस हैं अगर नेसेसरी हैं। तो आप लोग जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन हर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की नहीं है जी। तो केमिकल इक्वेशन एंड कैलकुलेशन अगर नेसेसरी हैं तो इसके अगेंस्ट भी 2 मार्क्स हैं और ये 2 मार्क्स भी स्टूडेंट्स क्या है, ये सेंट्रल मार्किंग के हैं। जो लैब के अंदर बैठा हुआ प्रैक्टिकल एग्जामिनर है वो इस पोर्शन को मार्क नहीं करेगा। नीचे इंपॉर्टेंट नोट में मैंने मेंशन कर दिया कि प्रैक्टिकल एग्जामिनर विल नॉट मार्क दिस पोर्शन इन द लेबोरेटरी जी। तो अब चलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की तरफ। एक्चुअल परफॉर्मेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले लिख चुके हैं, क्या अब दोबारा भी लिखना है? ऑब्वियसली अब दोबारा भी लिखना है, लेकिन जब दोबारा लिखना है तो वो जो आपने पहले फर्स्ट 20 मिनट के अंदर स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इंडिकेटर, एंड पॉइंट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो सारा कुछ लिखा था, वो अब आपने यहाँ पे नहीं लिखना। अब आपने यहाँ पे लिखना क्या है, आपने लिखना है सिर्फ एक्चुअल कैलकुलेशन
एक्चुअल कैलकुलेशन किस चीज़ पे बेस होती हैं, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस की। तो ये मेन हेडिंग जो है वो आप लोगों की होगी यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए कि ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 की आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है, और एंड पे आप लोग इसका रिजल्ट जो है वो निकाल देंगे, और इसके अगेंस्ट 2 मार्क्स जो है वो आप लोगों को मिलेंगे। अगेन ये 2 मार्क्स जो है मींस ये वाला पोर्शन जो है ये भी कहाँ पे जाके चेक होगा, बोर्ड मार्किंग में, सेंट्रल मार्किंग में जाके चेक होगा, और लैब एग्जामिनर जो है वो इस पोर्शन को भी मार्क नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट नोट, एग्जामिनर विल अवार्ड मैक्सिमम मार्क्स फ्री फॉर करेक्ट हैंडलिंग। तो अब ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस के अगेंस्ट जो 3 मार्क्स लैब एग्जामिनर के हाथ में है, लैब एग्जामिनर जो है वो करेक्ट हैंडलिंग को देखते हुए और कैलकुलेशंस वगैरह की मीन परफॉर्मेंस को देखते हुए वो क्वेश्चन नंबर 2 के अगेंस्ट मेन पेज पे जो फ्रंट पेज होता है आंसर शीट का, और क्वेश्चन नंबर 2 के अगेंस्ट वो मैक्सिमम 3 मार्क्स जो है वो अपनी मर्जी से उसको अलॉट कर सकता है, और उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए वो 0 नंबर भी दे सकता है, 1 2 3 यानी मैक्सिमम 3 मार्क्स हैं जो कि वो अलॉट कर सकता है। और मोर ओवर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन मॉडल पेपर। अगले स्टेप में हम मॉडल पेपर जो है वो भी शेयर करेंगे कि बच्चे ने मॉडल पेपर सॉल्व कैसे करना है, वो एक मॉडल पेपर में दिखाया गया है, और टीचर ने यानी एग्जामिनर ने उसकी मार्किंग कैसे करनी है वो भी दिखाया गया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का एक्चुअल परफॉर्मेंस है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअल परफॉर्मेंस में स्टूडेंट ने ये एक स्टेटमेंट लिखनी होती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट लैब एग्जामिनर ने 2 मार्क्स जो है वो अलॉट करने होते हैं। तो रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो ये है वो स्टेटमेंट जो कि स्टूडेंट ने लाजमी लिखनी है कि आई प्रिपेयर्ड या परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट शोन टू द एग्जामिनर। तो ये स्टूडेंट्स ने लाजमी लिखना है। अगर स्टूडेंट ये लिखेगा तो ऑब्वियसली लैब एग्जामिनर जो है वो इसके 2 मार्क्स जो है वो अलॉट करेगा। इंपॉर्टेंट नोट, प्रैक्टिकल एग्जामिनर विल मार्क दिस पोर्शन इन द लेबोरेटरी एंड विल अवार्ड मैक्सिमम मार्क्स टू फ्रॉम दिस पार्ट। अब ये 2 मार्क्स जो है वो लैब एग्जामिनर अगेन यहाँ पे भी पेपर के अंदर भी मार्क करेगा और फ्रंट पेज के ऊपर इसको बाहर निकालेगा भी। अब लास्ट पे हमारे पास जो क्वेश्चन रह गया था वो साल्ट एनालिसिस का है। अब साल्ट एनालिसिस के लिए सबसे पहला काम एग्जामिनर ने क्या करना है, एग्जामिनर विल अलॉट 1 सॉल्ट और उसका नंबर उसने दे देना है। फॉर एग्जांपल ABCD करके भी नंबरिंग कर सकता है एग्जामिनर, 1 2 3 करके भी कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये एक D सॉल्ट है जो कि एग्जामिनर ने स्टूडेंट को दिया है परफॉर्म करने के लिए। अब स्टूडेंट जो है वो उसकी कंप्लीट स्कीम जो है उस सॉल्ट की नोट डाउन करेगा अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर यानी आंसर शीट के अंदर, और इसकी मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले जो टेस्ट करना है वो ड्राई टेस्ट है, और ड्राई टेस्ट का 1 नंबर होगा 1 मार्क, और ये भी सेंट्रल मार्किंग में जाके चेक होगा। मीन ये जो लिखना है सॉल्ट एनालिसिस की स्कीम ये सारी की सारी बोर्ड में जाके चेक होगी, लैब एग्जामिनर इसको चेक नहीं करेगा। और एसिड रेडिकल के लिए 3 टेस्ट हैं जो कि स्टूडेंट ने नोट डाउन करने हैं। पहला है ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसके अगेंस्ट 1 मार्क है जो कि सेंट्रल मार्किंग में जाके चेक होगा। और फिर है रेडिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, रेडिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का भी 1 नंबर होगा, ये भी सेंट्रल मार्किंग में चेक होगा। कंफर्मेटरी टेस्ट है जी, इसका भी 1 नंबर होगा, ये भी सेंट्रल मार्किंग में जाके चेक होगा। मींस 1 नंबर जो है वो ड्राई टेस्ट का है, 3 नंबर एसिड रेडिकल के लिए हैं और 3 नंबर ही बेसिक रेडिकल के लिए हैं। ये बेसिक रेडिकल के लिए भी सेम ही स्कीम होगी। ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का 1 नंबर होगा जो कि सेंट्रल मार्किंग में दिया जाएगा। रेडिकल आइडेंटिफिकेशन का भी 1 नंबर होगा जो कि अगेन सेंट्रल मार्किंग में दिया जाएगा। और लास्ट पे कंफर्मेटरी टेस्ट है, इसका भी 1 नंबर होगा और ये भी सेंट्रल मार्किंग में चेक होगा। तो इस तरह से 7 मार्क्स जो हैं वो इस क्वेश्चन के बनते हैं। तो एंड पे स्टूडेंट ने रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट के लिए उसको इस तरह से लिखना होगा कि द गिवन सॉल्ट वाज डैश। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट को जो सॉल्ट मिला है वो सोडियम आयन था, सोडियम रेडिकल था बेसिक का, क्लोराइड रेडिकल था एसिडिक का। वो उसको इकट्ठा करके भी लिख सकता है द गिवन सॉल्ट वाज सोडियम क्लोराइड, या फिर वो इस तरह से भी लिख सकता है
द गिवन सॉल्ट कंटेन्ड क्लोराइड एज एसिड रेडिकल, यानी क्लोराइड एज एसिड रेडिकल, एंड सोडियम आयन या सोडियम रेडिकल एज बेसिक रेडिकल। तो इस तरह से भी स्टूडेंट जो है वो अपना रिजल्ट जो है वो इसमें मेंशन कर सकता है। तो इसके जो परफॉर्मेंस के मार्क्स हैं स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस के 3 मार्क्स हैं, और वो लैब एग्जामिनर जो है वो फ्रंट पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 के अगेंस्ट इसके मैक्सिमम 3 मार्क्स जो है वो स्टूडेंट को अलॉट कर सकता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नोटबुक का है। एग्जामिनर विल मेक श्योर कि कॉपी जो है वो बच्चे ने खुद बनाई हो, हैंड रिटन हो, और स्टूडेंट ने इसको जो है वो प्रिंटिंग नोटबुक जो है वो परचेज ना की हो, और इसको क्रॉस मैच करेगा एग्जामिनर जो है वो बच्चे की आंसर शीट की राइटिंग के साथ। तो लिहाजा मेक श्योर कि बच्चों ये आप लोगों के अपने हाथ की बनी हुई नोटबुक होनी चाहिए, और जैसे ही एग्जामिनर चेक कर लेगा फिर एग्जामिनर इसको क्या कर देगा, टीयर ऑफ कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टीयर ऑफ लाजमी करना है ताकि इस नोटबुक का मिस यूज ना हो सके। प्रैक्टिकल एग्जामिनर विल मार्क या विल अवार्ड मैक्सिमम 3 मार्क्स अगेंस्ट दिस पोर्शन इन द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर बुक। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन वाइवा का है। तो एग्जामिनर जो है वो वर्बल क्वेश्चन जो है वो बच्चे से पूछेगा, वो उसकी अपनी जवाबदीद है एग्जामिनर की कि वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने छोटा सा यहाँ पे एक जी, तो एग्जामिनर जो है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हैं उनमें से जैसे एसिड रेडिकल है, बेसिक रेडिकल है, उसमें से पूछ सकता है, ग्रुप नंबर के हवाले से, ग्रुप रिएजेंट के हवाले से, कंफर्मेटरी टेस्ट के हवाले से, इंडिकेटर्स, एंड पॉइंट एटसेट्रा, या कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। ऑपरेटर्स क्या क्या यूज करते हैं आप लेबोरेटरी के अंदर, उसके हवाले से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैब के अंदर सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या होती हैं, इसके हवाले से भी पूछ सकता है। मींस ये टोटली डिपेंडेंट है एग्जामिनर के ऊपर कि एग्जामिनर जो है वाइवा के लिए कौन से क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन पूछने के बाद अगर एग्जामिनर सेटिस्फाइड है तो वो मैक्सिमम 3 मार्क्स जो है वो स्टूडेंट को अलॉट करेगा, और फ्रंट पेज के ऊपर, आंसर शीट के फ्रंट पेज के ऊपर ये मार्क्स जो है वो मेंशन किए जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि बोर्ड के अंदर जो बच्चे ने पेपर सॉल्व करना है वो किस तरह से सॉल्व करना है, एग्जामिनर ने मार्क किस तरह से करना है। तो ये एक मॉडल पेपर के तौर पे एक पेपर सॉल्व पेपर आप लोगों को दिखाया जा रहा है। फ्रंट शीट पे, आंसर शीट का फ्रंट पेज जो है वो बिल्कुल इस तरह से होगा कि लैब के अंदर जो एग्जामिनर ने असेसमेंट करनी है उसका भी पोर्शन है और सेंट्रल मार्किंग का भी पोर्शन है, फिर दोनों का टोटल मिला के तो स्टूडेंट को मार्क्स अवॉइड किए जाएंगे। तो अब देखें स्टूडेंट्स कि हमारा जो पेपर है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट 20 मिनट्स से। तो फर्स्ट 20 मिनट्स में सबसे पहले स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अगेंस्ट क्या क्या लिखना है, तो ये आप लोग नोट कर लें। स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, इंडिकेटर है, एंड पॉइंट है, केमिकल इक्वेशन है, मोल रेशो है। अब स्टूडेंट्स मैं पहले ये बता चुका हूं कि इनमें से हर एक का एक एक नंबर है, ये आप लोगों ने इसमें बातें लिखनी है। फिर इस तरह से आप लोगों ने प्रोसीजर जो है वो लिखना है, और प्रोसीजर जो है आप लोगों को पता ही है 5 से 6 या 7 लाइनों का होता है, ये आप लोगों ने लिखना है। आफ्टर दैट आप लोगों ने सपोज्ड कैलकुलेशंस लिखनी है। सपोज कैलकुलेशंस के अंदर आप जनरल जो है वो रीडिंग्स यूज करते हैं 10/10 की, और ये आप लोगों के सामने बिल्कुल एक मॉडल पेपर के तौर पे मैंने डिस्प्ले किया है। फिर इस तरह से आप लोगों ने मोलैरिटी फाइंड कर लेनी है। मोलैरिटी फाइंड करके तो आपने स्ट्रेंथ निकाल लेनी है सोल्यूशन की, और एंड पे जो उसने मोलेकुलर मैस पूछा हुआ है मोलेकुलर मैस आप लोगों ने निकाल लेना है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है, और स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 2 जो है फर्स्ट 20 मिनट्स में ये बातें जो है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखनी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स क्या लिखेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ इंक्स आया हुआ है, तो आप लोगों ने मटेरियल इसका जो है वो लिखना है।
मिक्सचर सॉल्वेंट मिक्सचर जो वो उसको लिखना है और प्रोसीजर को लिखना है। तो आपका ये फर्स्ट 20 मिनट क्वेश्चन नंबर 3 का भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये दोनों पोर्शन जो है वो लैब एग्जामिनर ने चेक नहीं करने, इसके मार्क्स बच्चों आप लोगों को बोर्ड के अंदर जाके मिलेंगे। तो जो लैब एग्जामिनर है या वो टीचर्स जो सब एग्जामिनर के तौर पे अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे बोर्ड के अंदर, वो भी ये नोट कर लें कि वो इस पोर्शन को मार्क नहीं करेंगे। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने बेटा हेडिंग देनी है एक्चुअल परफॉर्मेंस की, और फिर दोबारा से आपने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग इस तरह से देनी है। ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें दोबारा से लिखना है। तो जो मैंने पहले इन्फॉर्मेशन दी थी, अब उन्हीं इन्फॉर्मेशन से ये मैं एक डेमो पेपर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 टाइटेशन का था। परफॉर्मेंस में बच्चों आपने इसकी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस लिखनी है, और ये ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन अब यहाँ पे आपने हर एक रीडिंग में 10 नहीं लिखना। मीन ये ना हो कि इधर भी 10 हो और आप लोगों का जो है यानी इधर भी 10 हो इधर भी 10 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर तरफ जो है यानी इधर ये यहाँ पे भी 10 10 10 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और इधर भी 10 10 10 ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कंकॉर्डेंट रीडिंग्स आप लोगों ने लिखनी है। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि पहली 10.1, दूसरी 9.9 और तीसरी 10.1। अब इनका एवरेज लेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 10.03 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो ये ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन मेंशन करनी है। फिर इसी को आप लोग यूज़ करते हुए आप यहाँ पे मोलैरिटी निकालेंगे। अब देखिए मोलैरिटी एग्जैक्ट 5 नहीं आई है, 0.05 नहीं आई है, बल्कि 0.0498 आई है। तो इसी तरह से अब जब आप इसका मोलेकुलर मास निकालेंगे तो स्टूडेंट्स ये मोलेकुलर मास जो है वो फिर एग्जैक्ट 126 नहीं आएगा, बल्कि 126 से या तो थोड़ा सा कम होगा या फिर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब राउंड ऑफ करके अब आप उसको रिजल्ट के अंदर ये लिखेंगे कि रिजल्ट की हेडिंग आपने देनी है, और अब आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि जो मोलेकुलर मास है अननोन डाइबेसिक एसिड का वो कितना था, 126 ग्राम पर मोल था। और अब एक्चुअल परफॉर्मेंस क्वेश्चन नंबर 3 की है, ये भी आपने दोबारा से लिखना है। यहाँ पे आपने ये स्टेटमेंट जो मैंने बोली थी कि आप लोगों ने ज़रूर लिखनी है कि आई परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी, आई कैलकुलेटेड द RF वैल्यूज ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ इंक्स recorded in the paper and shown it to the examiner। अब एग्जामिनर लैब एग्जामिनर इसको चेक करेगा और इसके 2 मार्क्स यहाँ पर भी अलॉट करेगा और फ्रंट पेज पर भी अलॉट करेगा। और ये वाला जो क्रोमेटोग्राम है ये आप लोगों ने ज़रूर अटैच करना है। तो एग्जामिनर के लिए जो गाइडलाइन है वो ये है कि एग्जामिनर इसको साइन भी करेगा, साइन करेगा, चेक करेगा, और इसके अगेंस्ट जितने भी मार्क्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो इसको जो है वो अवार्ड करेगा। अब इसी का पार्ट है RF वैल्यूज़ निकाली गई हैं, ब्लू की, रेड की और ग्रीन की। तो ये RF वैल्यूज़ हैं, ये लैब एग्जामिनर ने चेक करनी है, और लैब एग्जामिनर इसके अगेंस्ट जो मैक्सिमम मार्क्स बनते हैं, ठीक है जी, 2 मार्क्स थे, अब 2 मार्क्स सपोज ये लैब एग्जामिनर ने यहाँ पर लगा दिए। अब पूरे पेपर के अंदर सिर्फ ये एक पोर्शन है जो लैब एग्जामिनर ने मार्क करना है, इसके अलावा और कोई पोर्शन नहीं है जो लैब एग्जामिनर ने मार्क करना है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि साल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेजॉरिटी बच्चे 90% बच्चे होते हैं जिनको सॉल्ट लिखना नहीं आता, और सबसे बड़ा ब्लंडर वो क्या करते हैं, उन्हें अगर कहीं से पता चल गया है, किसी लैब अटेंडेंट ने बता दिया है, या कहीं से भी उनको थोड़ा सा शक हो गया है कि जो साल्ट मुझे मिला है ये साल्ट अगर सोडियम क्लोराइड है, तो वो यहाँ पर ही सोडियम क्लोराइड लिख देता है। तो अगर आपने यहाँ पर ही सोडियम क्लोराइड लिख दिया तो बच्चों याद रखें कि ये आपने काम गलत कर दिया, और आपको बोर्ड के अंदर चूंकि ये जाके चेक होना है, बोर्ड एग्जामिनर ने ये असेस कर लेना है कि बच्चे ने कहीं से चीटिंग की है, और वो इसके मार्क्स आपको नहीं देगा। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे इसको नहीं लिखना। ओके जी, तो ये है कि
अब साल्ट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लिखनी है। एक तो आप लोगों ने ये इस तरह से 3 कॉलम बनाने हैं, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, इन्फेरेंसेस। अब बच्चा लिखता है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट्स नहीं लिखता। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर रहे यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये बहुत सारे जो है वो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के जो इनएक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं उनके भी इल्म में ये बात नहीं होती। तो ये बात आप लोगों ने नोट कर लेनी है सभी ने, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड इन्फेरेंसेस, ये 3 कॉलम आप लोगों ने बनाने हैं। और जो पहली रिक्वायरमेंट है टेस्ट की वो क्या है, ड्राई टेस्ट बच्चों आप लोगों ने लिखना है। ड्राई टेस्ट में कलर आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, या कोई और टेस्ट जैसे फ्लेम टेस्ट वगैरह है, ये आप लोगों ने लिखने हैं। और यहां से थोड़ा सा आपको रेडिकल की इंडिकेशन भी होती है जी। तो ये ड्राई टेस्ट जो है इसका 1 मार्क है। और उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है डिटेक्शन ऑफ एसिड रेडिकल, कि अब आप सबसे पहले एसिड रेडिकल को डिटेक्ट करने जा रहे हैं। और एसिड रेडिकल में भी पहले किस चीज को आपने नोट डाउन करना है, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन को। अब ग्रुप आइडेंटिफिकेशन फॉर एग्जांपल ये जो बच्चे का पेपर मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है, लिखा हुआ है कि आई ट्रीटेड द सॉल्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड हीटेड, नो गैस वाज इवॉल्व्ड। तो अब उसने क्या किया है जी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप को उसने एब्सेंट कर दिया है। अच्छा, अब उसके बाद उसने क्या किया कि आई ट्रीटेड द सॉल्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व्ड अ कलरलेस गैस विद इरिटेटिंग स्मेल वाज ऑब्जर्व्ड। तो अब स्टूडेंट लिखेगा कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब ये ग्रुप आइडेंटिफिकेशन है, इसके अगेंस्ट 1 मार्क जो है वो बोर्ड के अंदर सेंट्रल मार्किंग में जाके जब चेक होगा तो स्टूडेंट को मिलेगा। इसी तरह से दूसरा टेस्ट है रेडिकल आइडेंटिफिकेशन का। अब रेडिकल आइडेंटिफिकेशन की हेडिंग दे देनी है। तो रेडिकल आइडेंटिफाई किया, फॉर एग्जांपल वो आइडेंटिफाई हो गया क्लोराइड है, तो ये बच्चों आप लोगों ने इसको इस तरह से लिखना है। अब इसके बाद जब ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया, रेडिकल आइडेंटिफाई हो गया, अब आपने इसका कंफर्मेटरी टेस्ट लिखना है। सो कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो आपने इस तरह से जरूर जो है वो लिखना है। इसका भी 1 नंबर है। और इस तरह से 3 नंबर आप लोगों के ये इस रेडिकल में हो गए। ग्रुप आइडेंटिफिकेशन का 1 नंबर, रेडिकल आइडेंटिफिकेशन का 1 नंबर और कंफर्मेटरी टेस्ट का 1 नंबर। उसके बाद है डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल की डिटेक्शन की हेडिंग देनी है। अगेन 3 चीजें इसमें आप लोगों ने फिर नोट करनी है। ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, जैसा कि इस बच्चे ने जो लिखा हुआ है कि एक टेस्ट उसने लिखा है कि नो पीपीटी, ग्रुप 1 एब्सेंट, ग्रुप 2 एब्सेंट, ग्रुप 3 एब्सेंट, ग्रुप 4 एब्सेंट, ग्रुप 5 एब्सेंट। अब जब 5 ग्रुप एब्सेंट हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे अब आप लोगों ने नोट लिख देना है the absence of first 5 group showed the presence of group 6 radical, क्योंकि ग्रुप 6 का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता। तो ये इसका ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसके अगेंस्ट 1 नंबर आपको बोर्ड में मिलेगा। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है रेडिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की, इसका भी 1 नंबर है। फिर कंफर्मेटरी टेस्ट की हेडिंग देनी है, इसका भी 1 नंबर है। एंड पे स्टूडेंट इसका आपने रिजल्ट लिखना है। अब देखें कि ये स्टूडेंट ने कंफर्म किया है अमोनियम आयन और एसिड रेडिकल में किया था क्लोराइड आयन। तो रिजल्ट इस तरह से भी लिखा जा सकता है, द गिवन सॉल्ट वाज अमोनियम क्लोराइड, या फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि एसिड रेडिकल जो है वो क्या है, क्लोराइड है, और बेसिक रेडिकल जो है वो अमोनियम रेडिकल है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों का जो आंसर शीट है वो मुकम्मल हो जाती है। अब आपने यहाँ पे लाइन लगा के इसको क्लोज कर देना है। अब चलते हैं उन जो है ना वो लैब एग्जामिनर्स की गाइडलाइन की तरफ कि लैब एग्जामिनर जो है इसके मार्क्स जो है वो किस तरह से अलॉट करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें मैक्सिमम मार्क, ये लैब एग्जामिनर का पोर्शन है। लैब एग्जामिनर समझता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वो 3 नंबर यहाँ पे दे। क्वेश्चन नंबर 2 में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वो 3 नंबर यहाँ पे दे। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 2 नंबर जो अंदर लगाए हुए हैं वो यहाँ पे भी मेंशन करने हैं। इसके बाद ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एक वाइवा का क्वेश्चन है। वाइवा में
अगर एग्जामिनर समझता है कि पूरे 3 नंबर बच्चे को देने चाहिए तो ज़रूर दें। कॉपी उसकी ठीक थी, बनी हुई थी, अच्छी थी, उसके भी 3 नंबर दें। तो अब ये स्टूडेंट्स टोटल जो है वो 14 नंबर बन जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कर देंगे 14। तो ये 14 मार्क्स जो है वो आप लोगों ने दे दिए। अब ये जो पोर्शन है लैब मार्किंग वाला, ये आप लोगों ने खाली छोड़ना है, इसको कुछ नहीं करना। और यहाँ पे एग्जामिनर अपने साइन ज़रूर करेगा और अपनी PI भी लिखेगा। सपोज उसकी PI 42 है, वो यहाँ पे मेंशन कर देगा। और इसके साथ ही वो उसका जो मार्किंग वाला पोर्शन है एग्जामिनर का वो कंप्लीट हो गया। अब एग्जामिनर जो है वो इन तमाम आंसर शीट्स को एक पैकेट में बंद करेगा, इसके साथ इसका क्वेश्चन पेपर जो है वो भी लिखेगा और उसके ऊपर मेंशन कर देगा कि ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, 3 है, सो जितने भी हैं ग्रुप नंबर 1 से लेके कम से कम 28 या 30 तक जो है वो प्रैक्टिकल चलते हैं। तो 28 या 30 ग्रुप्स होंगे, तो हर ग्रुप का ग्रुप नंबर भी मेंशन करना है और उसका क्वेश्चन पेपर भी उसके अंदर जो है वो पैक कर देना है। जी स्टूडेंट्स और तमाम टीचर्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इसको शेयर करें। इंशाल्लाह इस तरह की और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।